नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित मिश्रा और आपका जो है आगामी जो 2019 जुलाई में प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा जो है उसका जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर में जो सबसे मेजर पार्ट है भारतीय इतिहास और संस्कृति। तो आज से अपन कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपको भारतीय इतिहास और संस्कृति का जो पार्ट है वो YouTube पर उपलब्ध हो जाए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपना सिलेबस जो है उस सिलेबस में जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है जीके वाला, उसमें 75 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस 75 क्वेश्चन में से जो मेजर पार्ट है 15 क्वेश्चन वो भारतीय इतिहास से है और जो दूसरा मेजर पार्ट है 15 क्वेश्चन वो स्कूल मैनेजमेंट से, और अब तक के जो पेपर लगे हैं फर्स्ट ग्रेड के उसमें देखा गया है कि इन 75 में से अगर आप 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन सही करते हो और आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन आप अच्छे से करते हो तो आप निश्चित रूप से सिलेक्शन की दौड़ में हो और सिलेक्शन हो भी रहा है उसमें। तो अगर हम ये दो पार्ट जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के जो है भारतीय इतिहास वाला और मैनेजमेंट वाला, ये बहुत आसान पार्ट है मैनेजमेंट वाला, इसे आप अपने स्तर पर 2-5 दिन में भी पढ़ो पूरा तो ये कंप्लीट हो रहा है और इसमें से आप आसानी के साथ 12-13 क्वेश्चन सही कर सकते हो। ये वाला पार्ट लेंथी है, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है और सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा भारतीय इतिहास आपसे पूछा गया है उसमें ना तो उनका राजनीतिक इतिहास पूछा गया है, ना उनका आर्थिक इतिहास, ना उनका सामाजिक इतिहास पूछा गया है। उनका केवल पूछा गया है कला और संस्कृति। जैसे आपका सिलेबस चालू होता है, आपका सिलेबस जो है भारतीय इतिहास का प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों पार्ट आपसे पूछे गए हैं। उसमें जो स्टार्टिंग है वो पहला टॉपिक है आपका मौर्यकाल। पहला टॉपिक मौर्यकाल, और मौर्यकाल का पूछा क्या है, ना तो मौर्यकालों की कोई राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आपसे पूछा है, ना ही मौर्यकाल कालीन आर्थिक व्यवस्था आपसे पूछी है, ना ही सामाजिक व्यवस्था आपसे पूछी गई है। केवल पूछा गया है कि मौर्यकाल में साहित्य, मौर्यकाल में कला, मौर्यकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मौर्यकाल में एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा, ये पूछा गया है। यही स्थिति प्राचीन भारत का दूसरा बड़ा जो राज्य रहा गुप्त काल, तो वही गुप्त काल का पूछा गया है कि वहाँ साहित्य, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में क्या उन्नति हुई। तो ये चीज़ें भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती है। फैक्ट बहुत होते हैं और अच्छे से इसको समझना पड़ता है। राजा महाराजा हमसे पढ़ते हैं और वो आसानी से याद भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ राजा महाराजा नहीं पूछे हैं। यहाँ उस समय कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई ये पूछा गया है। यही मुगल काल का पूछा गया है आपसे, मिडेवल जो अगर हम हिस्ट्री में आए तो मुगल काल का भी यही पूछा गया है। तो ये यहाँ से अपना सिलेबस चालू होता है। तो अपन बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस पहले टॉपिक से अपनी शुरुआत करेंगे। देखो, सबसे पहले है आपका मौर्यकाल। ये अपना सिलेबस कहता है मौर्यकाल में कला, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई। तो अगर हम देखें सिलेबस पर थोड़ा गौर करें तो सिलेबस यहाँ से क्यों चालू होता है, जबकि भारतीय इतिहास आरंभ से चालू हो जाता है। अगर सभ्यता से बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ है, उससे पहले पाषाण काल आ गया। यहाँ से क्यों? क्योंकि ये भारत का पहला ऐतिहासिक साम्राज्य है।
यहाँ से भारत का पहला ऐतिहासिक साम्राज्य अस्तित्व में आया और चंद्रगुप्त मौर्य जो इस मौर्य वंश के फाउंडर थे, संस्थापक थे, वो भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माने गए। ऐतिहासिक क्यों माना गया? क्योंकि यहाँ से हमें प्रमाणित लिखित साक्ष्य उपलब्ध होना प्रारंभ होते हैं और ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जहाँ लिखना और पढ़ना दोनों का ज्ञान था। यहाँ से हमें अशोक के अभिलेख मिलते हैं। भंडारकर महोदय हुए जिन्होंने अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही पूरे मौर्यकालीन इतिहास को लिख दिया और अशोककालीन इतिहास को लिख दिया। तो यहाँ से प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य प्रारंभ होता है। पहली बार भारत में एक केंद्रीय सत्ता अस्तित्व में आती है जो पूरे भारतवर्ष पर अपना अधिकार कर लेती है। पूरा भारतवर्ष इनके अधिकार में रहता है। एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था पूरे देश में लागू होती है, एक जैसा सिस्टम पूरे देश में लागू होता है, एक जैसी मुद्रा पूरे देश में प्रचलन में आती है। पूरा देश एक केंद्रीकृत हो जाता है। जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया, अनेक विविधता में एकता। भारत भौगोलिक रूप से एक ऐसी इकाई है जिसके उत्तर में हिमालय और नीचे तीनों तरफ समुद्र है। वो इसे एक भौगोलिक इकाई का रूप प्रदान करता है और यही हमारे ग्रंथों में लिखा कि हिमालय से लेकर के समुद्र तक जो एक इकाई है वो जम्बू द्वीप है। लेकिन वो एकीकृत नहीं था। उसे पहली बार एकीकृत किया मौर्यों ने। पहली बार एक ऐतिहासिक साम्राज्य स्थापित हुआ। पहली बार एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था पूरे देश में लागू हुई। तो यहाँ से सही मायने में भारत की इतिहास प्रारंभ होता है। तो मौर्यों का पूछा आपसे साहित्य, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्यकालीन साहित्य की। मौर्यकालीन साहित्य की बात करते हैं हम। तो मौर्यकालीन साहित्य तो अगर यहाँ हम बात करें तो इस समय मौर्य काल की जानकारी देने वाले और मौर्य काल के प्रमुख साहित्यकार चाणक्य आते हैं, जिनकी कृति है अर्थशास्त्र। और दूसरी जो महत्वपूर्ण कृति है वो आती है इंडिका। तो ये मौर्यकालीन साहित्य भी हुए जो कि दोनों महत्वपूर्ण कृतियां हैं और मौर्य काल की जानकारी देने वाले स्रोतों में भी इनको रखा जा सकता है। तो अर्थशास्त्र है, इंडिका है। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख और अशोक के अभिलेख ये साहित्यिक स्रोतों में आएंगे और साहित्य में भी इसको गिना जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थशास्त्र की। देखो, अर्थशास्त्र जो है ये विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य एक ही व्यक्ति हैं, तीन नाम हैं। तो इनकी कृति मानी गई है। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य एक ही व्यक्ति हैं ये, इनकी कृति मानी गई है अर्थशास्त्र। लेकिन जो इस कृति का नाम है वो ना होकर के इसके अंदर जो दी हुई बातें हैं वो है राजनीति व लोक प्रशासन। ये जो पुस्तक है ये राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है। यही कारण है कि चाणक्य को या कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा गया है।
पुनर्जागरण काल में इटली में बहुत बड़े राजनीतिक शास्त्री हुए थे मैकियावेली, तो उनसे हमारे जो है चाणक्य की तुलना की गई है। यद्यपि ये तुलना उचित नहीं है, क्योंकि चाणक्य उनसे भी हजारों सालों पहले हुए थे और मैकियावेली से ज़्यादा जो है कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे। वो हमारी आदत होती है, हम पीछे की तरफ देखते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं। समुद्रगुप्त की तुलना हम नेपोलियन से कर बैठते हैं, जबकि नेपोलियन जो है वो पराजित हुआ 2 बार, लेकिन समुद्रगुप्त एक बार भी पराजित नहीं हुआ। पूरे भारतवर्ष का उन्होंने चक्कर लगाया, पूरे भारतवर्ष को जीता, एक भी युद्ध में वो पराजित नहीं हुए, लेकिन नेपोलियन पराजित हुआ, तो तुलना गलत है वो। इसी तरीके से कालिदास की तुलना हम शेक्सपियर से कर देते हैं, वो भी गलत है। क्योंकि कालिदास और शेक्सपियर में कोई तुलना नहीं हो सकती। कालिदास बहुत चोटी के साहित्यकार रहे हैं। कालिदास ने नाटक लिखे हैं, कालिदास ने महाकाव्य लिखे हैं, कालिदास ने लघु काव्य लिखे हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने किसी पत्थर की भी अगर वर्णन किया है तो ऐसा इतना अतुलनीय वर्णन किया है कि लगता है पत्थर में भी जान डाल दी गई है। इसी तरह से कालिदास ने ऋतुओं का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है अपनी कृतियों में। तो शेक्सपियर से उनकी तुलना करना बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि भारत के मैकियावेली कहे गए हैं चाणक्य, तो वो कहने वाली बात अलग है। बाकी चाणक्य और मैकियावेली में कोई तुलना नहीं है। चाणक्य बहुत चोटी के राजनीतिज्ञ थे। इनकी पुस्तक उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और आगे भी प्रासंगिक रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि केवल थॉट पर, केवल और केवल सिद्धांतों पर लिखी गई पुस्तक है ये। केवल सिद्धांतों पर लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि कैसा होना चाहिए, ये चाहिए की व्याख्या करती है पुस्तक। ये नहीं कहती कि उस समय भारत का राजा कौन था, उस राजा की राजधानी कौन सी थी, उस राजा की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। इस चीज का वर्णन अर्थशास्त्र में नहीं है। अर्थशास्त्र में वर्णन है केवल सिद्धांतों का, चाहिए, यानी कि राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा को कैसा होना चाहिए, राजा के प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, राजा की सहायता के लिए किन अंगों का होना चाहिए। तो हर जगह चाहिए सिद्धांत। तो वो चीज़ उस समय भी प्रासंगिक थी, इस समय भी प्रासंगिक है। यही कारण है कि चाणक्य की अर्थशास्त्र में हमें उस समय कौन मौर्यकालीन शासक था उसका नाम नहीं मिलता है, ना उसके बारे में कोई वर्णन है, ना उसकी राजधानी के बारे में कोई वर्णन है, ना उसके प्रशासन के बारे में कोई वर्णन है। तो ये कहाँ है? तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ मिलती है? मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका में उस समय मौर्यकालीन राजा का नाम मिलता है। इंडिका में उस समय मौर्यकालीन राजा की राजधानी के बारे में वर्णन है और उस समय राजा के प्रशासन के बारे में वर्णन है। ये सब चीज़ें हमें कहाँ मिलती है? इंडिका में। तो इंडिका का महत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मौर्यकालीन जानकारी उपलब्ध करवाने में। अर्थशास्त्र केवल थॉट पर लिखी गई पुस्तक है, केवल सिद्धांतों पर लिखी गई पुस्तक है। इसमें कहा गया है कि कैसा होना चाहिए, ध्यान रहे आपको। तो केवल सिद्धांतों पर, यही कारण है कि वो सिद्धांत उस समय भी वो प्रचलन में थे, प्रासंगिक थे, आज भी वो सिद्धांत प्रासंगिक है। तो ये भारत की प्रथम राजनीतिक पुस्तक है, ये भारत की प्रथम लोक प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है और चाणक्य की तुलना मैकियावेली से की गई है। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को 1909 में श्री श्याम शास्त्री जी प्रकाश में लेकर के आए थे, सामने लेकर आए थे। तो 1909 में इस पुस्तक को श्री श्याम शास्त्री जी प्रकाश में लेकर आए थे। ये पुस्तक जो है ये 15 अधिकरणों में 180 प्रकरणों में और
6000 श्लोकों में लिखी गई पुस्तक है। 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है और 6000 श्लोक हैं इस पुस्तक में लिखी गई पुस्तक है। ये पुस्तक जो है थर्ड पर्सन शैली में लिखी गई पुस्तक है, यानी किसी को संबोधित करते हुए लिखी गई पुस्तक है। अर्थशास्त्र जो है किसका वर्णन कर रही है? केवल राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन कर रही है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में क्या वर्णन है? तो इसके अलावा जो अर्थशास्त्र में वर्णन है उसमें कहा गया है कि एक राजा जो है उसकी आय का प्रमुख स्रोत जो है वो होता है भू राजस्व। तो भू राजस्व का वर्णन है इसमें। तो अर्थशास्त्र में कहा है कि एक राजा की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व होता है और राजा को अपने प्रजा से 1/6 भू राजस्व एकत्रित करना चाहिए। ये जो प्रचलित दर अर्थशास्त्र में दी गई है, ये समस्त प्राचीन भारत में भू राजस्व की लगभग यही दर रही और इसी दर से जनता से भू राजस्व एकत्रित किया जाता था। तो भू राजस्व के बारे में वर्णन करती है आगे, और इसमें क्या विशेष चीजें हैं? तो अर्थशास्त्र में कहा गया है कि एक राजा जो है अपने प्रशासन को दक्षतापूर्ण चलाने के लिए उस राजा के लिए गुप्तचर व्यवस्था जो है वो बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए। तो अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था के बारे में उल्लेख है। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहकर के संबोधित किया गया है। इनका जो अध्यक्ष होता है उसे महामात्याप सर्प कहकर संबोधित किया है इनके अध्यक्ष को। यहाँ पर जो 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया है, एक संस्था और एक संचरा। एक ही स्थान पर रहकर जासूसी करने वाले संस्था, अलग अलग स्थानों पर विचरण करके जासूसी करने वाले संचरा। तो गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में क्या किया गया है? तो इसके अलावा अर्थशास्त्र ये बताती है कि एक राज्य जो है उस राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 7 अंग होने चाहिए। 7 अंगों का होना जरूरी है, तभी एक राज्य सुचारू रूप से चल सकता है। तो 7 अंग, यानी कि राज्य को शरीर माना है, राज्य नामक इकाई को शरीर माना है, और जिस प्रकार से शरीर को गति प्रदान करने के लिए और चलाने के लिए अंगों का होना जरूरी है, उसी प्रकार से राज्य रूपी शरीर को चलाने के लिए 7 अंगों का होना आवश्यक है, जिसे कहा जाता है सप्तांग। तो ये जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है, ये अर्थशास्त्र में इसके 7 अंग होते हैं। राजा, अमात्य, अमात्य का मतलब होता है मंत्री, राज्य, दुर्ग, कोष, खजाना, कोष, सेना, इसको दंड भी कहते हैं, और मित्र। ये 7 अंग होने चाहिए। इन 7 अंगों का होना जरूरी है, तभी राज्य रूपी शरीर जो है सही तरीके से गति करेगा। तो राजा जो है वो इस राज्य रूपी शरीर का सिर है, सिर के समान है। अमात्य मंत्री जो है वो इस राज्य रूपी शरीर की आंखें हैं, आंखें हैं। राज्य जो सीमाएं हैं, जो क्षेत्र है, राज्य है, उसे कहा गया है इस शरीर की जंगाएं। जंगाएं जांघों के समान है, जंगाएं हैं। दुर्ग जो है वो इस राज्य रूपी शरीर की भुजाएं हैं, भुजाएं हैं। कोष
इस राज्य रूपी शरीर का मुख है। खजाना राज्य रूपी शरीर का मुख है। सेना इस राज्य रूपी शरीर का मस्तिष्क है, मस्तिष्क के समान है। और मित्र जो है यानी कि पड़ोसी जो राज्य हैं वो इस राज्य रूपी शरीर के लिए कान के समान होते हैं। अच्छे पड़ोसी होने चाहिए आसपास। तो ये ध्यान रहे, आप भी अच्छे पड़ोस में अच्छे व्यवहार रखें। पड़ोसी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। कई जगह पर वो आपकी सहायता और मदद कर सकता है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी घर में कचरा फेंको, वैसे कचरा फेंकने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है। तो ये राज्य का प्रसिद्ध सप्तांग सिद्धांत जो है ये अर्थशास्त्र में। इसके अलावा अर्थशास्त्र में क्या मिलता है? तो इसके अलावा अर्थशास्त्र में और कहा गया है कि जो शूद्र हैं, शूद्र प्राचीन समय से हमारे भारत में वर्ण व्यवस्था रही है, जो कि भारतीय संस्कृति का आधार रही है। ये वर्ण जो है, वर्ण इस शब्द का मतलब होता है वर्ण। वर्ण का मतलब होता है चुनना, चुनना। तो इससे बना है ये शब्द। तो एक तात्पर्य तो इसका होता है वर्ण, चुनने से। आप कैसा कर्म चुनते हो उसी कर्म के अनुसार आपको वर्ण दे दिया जाता था। पढ़ने पढ़ाने का कर्म चुनते हो तो ब्राह्मण वर्ण, अगर योद्धा वर्ग का कर्म चुनते हो तो क्षत्रिय, व्यापार वाणिज्य खेती करते हो तो वैश्य, और तीनों वर्णों की सेवा करते हो तो शूद्र। तो कर्म प्रधान रही। तो वर्ण का एक तात्पर्य तो यहाँ पर किससे है? कर्म से है, चुनने से है। दूसरा इसका तात्पर्य था रंग से, रंग, कलर से। क्योंकि आर्य जब मध्य एशिया से भारत आए थे और यहाँ इन्होंने अधिकार किया था, तो ये लंबे चौड़े हट्टे कट्टे थे, हष्टपुष्ट थे, गौर वर्ण थे। गौर वर्ण थे, यहाँ के जो निवासी थे, मूल निवासी थे, वो काले वर्ण के थे। तो उनमें और खुद में भेद करने के लिए उन्होंने वर्ण यानी कि रंग के आधार पर खुद को आर्य और उन्हें अनार्य कहा। तो दो इसके तात्पर्य रहे हैं। तो अर्थशास्त्र में शूद्रों के बारे में कहा है। ये पहली पुस्तक है, अर्थशास्त्र पहली पुस्तक है जिसमें शूद्रों को आर्य कहा है। आर्य, अर्थशास्त्र पहले, यानी कि चाणक्य पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शूद्रों को आर्य कहकर संबोधित किया है और इन्हें अनुमति दी है सेना में भर्ती होने की। इन्हें आर्य कहा है और इन्हें सेना में भर्ती होने की अनुमति भी प्रदान की है। तो अर्थशास्त्र में यह वर्णन है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में क्या वर्णन है? तो इसके अलावा अर्थशास्त्र में दास प्रथा का वर्णन है। दास प्रथा के बारे में कहा है और उसमें कहा है अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास होते हैं। 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। जैसे युद्ध में जीते गए व्यक्ति दास, खरीदे गए दास, माता पिता जो दास है उनका पुत्र दास। इस तरीके से 9 प्रकार के दासों का अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है। यद्यपि मेगस्थनीज अपने इंडिका में भारत में दास प्रथा नहीं होने की बात कहेगा, लेकिन वो विदेशी था, ब्रह्मवश कुछ त्रुटियां उससे अपनी पुस्तक में रह गई। इस वजह से उसने दास प्रथा नहीं होने का वर्णन किया। पर दूसरी बात, जो दास प्रथा यूरोप में थी वो दास प्रथा यहाँ नहीं थी। यहाँ दास ज़्यादातर घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में लिए जाते थे और स्वतंत्र रहा करते थे। वहाँ दासों को बहुत बड़े बड़े फार्मों खेतों में लगाया जाता था और उन्हें अधिकांशतः बांध करके रखा जाता था। तो वो सिस्टम यहाँ नहीं था और यहाँ दास मुक्ति का विधान भी था। जैसे नारद स्मृति सबसे पहली स्मृति है, स्मृति ग्रंथ है जो दासों की मुक्ति के बारे में वर्णन करती है। तो वैसी दास प्रथा नहीं थी। इसी कारण से मेगस्थनीज ब्रह्मवश भारत में दास प्रथा के नहीं होने का वर्णन करता है। तो ये सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें अर्थशास्त्र में मिलती हैं। तो एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है जो मौर्य काल से संबंधित रही। एक बार मैं दो मिनट में इसको फेरता हूँ। हमने इसके बारे में देखा
अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना मानी जाती है, जो विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। इस पुस्तक में राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है। इसी कारण चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा गया है। ये केवल थॉट पर, सिद्धांतों पर लिखी गई पुस्तक है। इसमें चाहिए की व्याख्या की गई है कि राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, राजा की सहायता के लिए किन अंगों का होना चाहिए, ना कि ये लिखा है कि राजा कौन था, राजा का राजधानी कैसी थी, राजा का प्रशासन कैसा था। इसका वर्णन कहाँ मिलेगा? इंडिका में मिलेगा। इस पुस्तक में राज्य का प्रसिद्ध सप्तांग सिद्धांत है। इस पुस्तक में भू राजस्व की दर 1/6 बताई गई है। इस पुस्तक में शूद्रों को आर्य कहा गया है। इस पुस्तक में दास 9 प्रकार के दास बताए गए हैं। और अर्थशास्त्र जो है इसको प्रकाश में लाए थे श्री श्याम शास्त्री जी 1909 में। तो यह आपकी हो गई अर्थशास्त्र, जो 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोकों में लिखी गई पुस्तक है। अगली आती है आपकी इंडिका। इंडिका इंडिका ये पुस्तक मैगस्थनीज मैगस्थनीज की मानी जाती है। मैगस्थनीज कौन थे? तो ये यूनानी राजदूत थे। सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में सेल्यूकस निकेटर का नाम आता है। सेल्यूकस निकेटर तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे मैगस्थनीज। कहा जाता है कि सिकंदर महान की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर सिकंदर महान के द्वारा जीते गए प्रांतों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था और उन प्रांतों का अधिपति ही अपने आप को मानता था। यही कारण है कि शायद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। दोनों के बीच में संधि हुई, जिसमें वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए और पश्चिमोत्तर भारत के 4 बड़े बड़े प्रांत सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट में दिए। तो उसी के तहत जो है मैगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए और चंद्रगुप्त 3-4 साल ये मौर्य दरबार में रहे और वहाँ इन्होंने इंडिका लिखी और उसमें उस समय की तात्कालीन व्यवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया है। बात यह आती है कि जो मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई है ये पुस्तक मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। मूल रूप से मतलब जो मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी वो इंडिका उपलब्ध नहीं है। तो फिर इस इंडिका के बारे में, इसमें लिखी हुई चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चला? तो मैगस्थनीज के कुछ सालों बाद, 100-200 सालों बाद और यूनानी जो थे, यात्री थे, विद्वान थे, वो भारत आए। जैसे स्ट्रेबो, प्लूटार्क, नियार्क, प्लिनी जेस्ट, प्लिनी, एरियन, ये विद्वान भारत आए। तो ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 100-200 सालों बाद मैगस्थनीज के भारत आए। तो ये जब भारत आए तो इन्होंने इस इंडिका को पढ़ा होगा, इन्होंने इस इंडिका को उस समय पढ़ा होगा और इस इंडिका की कुछ बातों को अपनी कृतियों में लिखा। इन्होंने अपनी कृतियों में इंडिका की बातों को लिखा। तो इन लोगों ने इंडिका को पढ़ा और इंडिका की बातों को, कुछ बातों को इन्होंने अपनी कृतियों में लिखा जो इन्हें पसंद आई। उसके बाद 1846 के लगभग डॉक्टर स्वानवेग 1846 के लगभग डॉक्टर स्वानवेग जो है उन्होंने, जैसे स्ट्रेबो की कृति पढ़ी होगी,
तो स्ट्रिबो की कृति में जो इंडिका की बातें लिखी इन्होंने, उन इंडिका की बातों को एक जगह ले लिया। प्लूटार्क की कृति पढ़ी, उसमें से इंडिका की बातों को एक जगह ले लिया। नियार्स की कृति में से इंडिका की केवल इंडिका की बातों को, प्रसंगों को वहां से निकाला, यहाँ इकट्ठा किया, यहाँ से निकाला, यहाँ इकट्ठा किया। तो ऐसे इन्होंने जो इंडिका की बातें थी, इंडिका के प्रसंग थे, उन्हें एक जगह संकलित किया, क्रमबद्ध किया, संकलित किया। तो लगभग इंडिका तैयार कर दी। तो इंडिका को संकलित करने का कार्य स्वानवेग ने किया। इसे अंग्रेजी भाषा में अनुवादित करने का कार्य 1891 में मैक्रिंडल ने किया। तो ये अंग्रेजी में भी अनुवादित हो गई और हमें इंडिका में क्या लिखा हुआ है इसकी विश्वसनीय जानकारी हमें उपलब्ध हो गई। तो इस तरीके से हमारे सामने इंडिका आई। ध्यान रखना, मैगस्थनीज की इंडिका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। बाद में आए यूनानी यात्री और विद्वानों के पुस्तकों में इंडिका के प्रसंग जो लिखे गए, उन प्रसंगों को डॉक्टर स्वानवेग ने संकलित किया, क्रमबद्ध किया और उसे अंग्रेजी में अनुवादित किया मैक्रिंडल ने, और वही हमारे सामने उपलब्ध है। अब आगे बात आती है कि जो इंडिका है, उस इंडिका में क्या क्या जानकारियां मिलती है। तो पहली बात, उस समय मौर्य सत्ता थी और उस समय मौर्य शासक कौन था, इसकी जानकारी हमें कौन दे रही है, इंडिका। कौन नहीं दे रही थी, अर्थशास्त्र। क्यों नहीं दे रही थी, क्योंकि वो केवल सिद्धांतों पर लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्रम से देखें तो इंडिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो राजा की जानकारी दे रही है, राजा की राजधानी की जानकारी दे रही है और राजा के प्रशासन की जानकारी दे रही है। तो राजा की बात, तो सबसे पहले राजा की जानकारी तो इंडिका में कहा गया है कि मौर्यकालीन राजा सेंड्रोकोटस महिला अंगरक्षिकाओं से घिरा रहता था। इंडिका में लिखा है मौर्यकालीन राजा सेंड्रोकोटस महिला अंगरक्षिकाओं से घिरा रहता था। राजा का नाम दिया हुआ है, यह लैटिन नाम है। भारतीय संस्कृति की जानकारी लेने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने जब भारत की राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले ली तो उनके सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, जो मुसीबत थी, वो ये थी कि भारत के प्रशासन को किस तरीके से संचालित करें। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के पास मैन पावर नहीं था, मानव संसाधन की कमी थी, छोटा सा देश था। लेकिन विश्व के 80% भूभाग पर इंग्लैंड का कब्जा था, इनका सूरज कभी डूबता नहीं था, लेकिन मानव संसाधन नहीं था। तो इनके सामने दिक्कतें आ रही थी कि भारत पर शासन करना है तो यहाँ के लोगों की संस्कृति को जानना जरूरी है, ताकि उनकी पुस्तकों को पढ़ा जा सके, उनके कानूनों को जाना जा सके, उनकी परंपराओं को समझा जा सके, और उसे तब समझा जाएगा जब उनकी पुस्तकों को समझेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। हिंदू लॉ अलग चलता है, मुस्लिम कानून अलग होते हैं, तो किस प्रकार से न्याय करें। तो यही कारण है कि सबसे पहले मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवादित किया था। तो इसी वजह से, इसी कारण से एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख कार्य था संस्कृत ग्रंथों पुस्तकों को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया जाए। तो विलियम जोन्स ने इस लैटिन नाम सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो हमें पता चलता है कि राजा चंद्रगुप्त मौर्य था, महिलाएं को भी प्रशासन में लिया जाता था, महिलाएं अंगरक्षिकाएं होती थी, ये उन अंगरक्षिकाओं से घिरा रहता था। दूसरी चीज, राजा की राजधानी का वर्णन भी मिलता है इंडिका में। राजा की राजधानी का नाम दिया पालिब्रो था।
पालीब्रोथा, इंडिका में पालीब्रोथा, पालीब्रोथा का मतलब है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। इंडिका में कहा गया है कि पाटलिपुत्र राजधानी जो है ये बहुत सुंदर नगर था, सुरक्षा की दृष्टि से बसाया गया था, गंगा और सोन नदियों के किनारे था जो उसको प्राकृतिक सुरक्षा उपलब्ध कराती थी। इसके अलावा नगर चारों तरफ से सुरक्षा प्राचीर से आबद्ध था, घिरा हुआ था। नगर में प्रवेश के लिए 64 तोरण द्वार थे, जगह जगह बुर्ज बने हुए थे और नगर की प्राचीर के पास में गहरी खाइयां खोदी गई थी ताकि पूरी तरीके से नगर को सुरक्षा मिले। ये नगर काफ़ी लंबा चौड़ा था। इंडिका में कहा गया है कि पाटलिपुत्र नगर जो है वो 80 स्टेडिया लंबा और 15 स्टेडिया चौड़ा, 15 स्टेडिया चौड़ा, 80 स्टेडिया लंबा और 15 स्टेडिया चौड़ा था। ये यूनानी नाप है। एक स्टेडिया बराबर 5 किलोमीटर होता है, तो एक स्टेडिया बराबर 5 किलोमीटर। तो ये नगर 80 स्टेडिया लंबा था, यानी कि 16 किलोमीटर लंबा था, और 15 स्टेडिया चौड़ा यानी कि 3 किलोमीटर चौड़ा था। इतना सुंदर था कि उस समय जो समकालीन बाहर जो नगर थे, सूसा और एक बतना, इनसे भी ज़्यादा भव्य था। ये सब चीज़ें कहाँ मिल रही है? इंडिका में। तो ये जानकारी हमें इंडिका से उपलब्ध होती है। इसके अलावा इंडिका में राजा के प्रशासन की जानकारी मिल रही है। ये सब चीज़ें कहाँ नहीं मिल रही हैं? अर्थशास्त्र में। तो इंडिका में राजा के प्रशासन की जानकारी है, दो प्रकार का प्रशासन था, एक नगर प्रशासन, एक सैन्य प्रशासन। नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन, इसकी जानकारी हमें इंडिका उपलब्ध कराता है। इंडिका में कहा गया है कि कुल 30 सदस्य लेकर के 6 समितियां बनाई जाती थी। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे, 5-5। तो 6 समितियां नगर का प्रशासन देखती थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य, कुल 30 सदस्य। तो 6 समितियां नगर का प्रशासन देखती थी। इसी तरीके से 6 समितियां सेना का प्रशासन देखती थी। नगर का प्रशासन देखने वाली समिति जैसे विदेशी व्यक्तियों से संबंधित समिति, जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखने वाली संबंधी, आय क्रय और विक्रय से संबंधित समिति, नाप तोल से संबंधित समिति। तो ऐसे करके 6 समितियां तो नगर का प्रशासन देखती थी। जनगणना समिति कहा जाता है कि मौर्य काल में भारत की सबसे पहली जनगणना हुई। तो इस तरीके से 6 समितियां नगर का प्रशासन देखा करती थी, 6 समितियां सेना का प्रशासन, जिसमें प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे, कुल 30 होते थे। जैसे घुड़सेना की अलग समिति होती थी, पैदल सेना की अलग समिति होती थी, गज सेना की अलग समिति होती थी, रथ सेना की अलग समिति होती थी, रसद सामग्री उपलब्ध कराने वाली अलग समिति होती थी। तो ऐसे 6 समितियां सैन्य प्रशासन देखती थी। तो ये वर्णन भी किसमें मिलता है? हमको इंडिका में मिलता है।
अगली बात, इंडिका भी राज्य की आय का स्रोत भू राजस्व को बताती है, और इंडिका में बताया गया है कि राज्य की आय जो है वो भू राजस्व जो है वो राज्य को 1/4 की दर से लेना चाहिए। तो इंडिका में भू राजस्व की दर 1/4 बताई गई है। तो ये सब चीज़ें, इसके अलावा इंडिका में और भी बहुत सी बातें हैं। आज के वीडियो में हम केवल इतना ही, क्योंकि समय हो गया है, तो आज के वीडियो में हम केवल इतना ही चलेंगे। कोशिश ये रहेगी कि जल्दी ही आपको एक सीरीज के साथ सारे वीडियो उपलब्ध करा दें, ताकि आपको ये 15 जो क्वेश्चन आने वाले हैं, इन 15 क्वेश्चनों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और आसानी के साथ आपके 12-13 क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ आपके सोल्व हों। तो इस चीज़ का हम प्रयास करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में डालें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर कमेंट लिखें, आगे क्या सुधार करना है, किस तरह से चलना है, ताकि हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी मिले। ठीक, धन्यवाद।